गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई। आज वैसे आपको पता तो होगा, मनोज के कल अपना टॉपिक पूरा हुआ था, लेकिन तुम नशे में होंगे, तुम्हें पता रहता है नहीं। टॉपिक का नाम चेंज करना होता है कि नहीं होता है? किसका काम होता है? तेरा ही ना। तो करना चाहिए ताकि पता रहे आगे। चलो, मैं सबसे पहले डाउट्स सोल्व करवाता हूँ आपके। एक पेज तो आ चुका है, एक आध पेज कोई और है तो दे दो। अरे कोई डाउट है तो दे दो, मैं ये कह रहा हूँ फटाफट ही, मैं तो आती करा दूंगा सारे डाउट। बाकियों के तो आते हैं होंगे नहीं। और किसी का कोई डाउट नहीं है? उसके बाद कोई डाउट नहीं लिए जाएंगे? हाँ तो है तो फटाफट पर्ची दे दो। और किसी का कोई डाउट? हाँ तो ले आओ ना, फिर ऐसे क्या है, फटाफट लो। और किसी का कोई डाउट? हाँ, अब नहीं लिए जाएंगे बस। ठीक है, अब हम सभी सवाल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला सवाल है, यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों की प्रतिरोधकताएं क्रम से 5 ओम और 20 ओम है, तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? ये कह रहा पदार्थ तो सेम है, हमारे पास जो लंबाई है वो भी सेम है, तो प्रतिरोध का सूत्र हमारे पास होता है आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। बात सही है। ये कह रहा रो और एल तो दोनों में सेम है, एरिया में फर्क है। किसमें फर्क है? एरिया में। और इन्होंने का प्रतिरोध और एरिया का अनुपात नहीं पूछा है, त्रिज्या का अनुपात पूछा है। त्रिज्या हमारे पास एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर समानुपाती 1/r² होगा कि नहीं होगा? भाई ए की जगह पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ही था ना। तो हमारे पास प्रतिरोध है त्रिज्या के वर्गानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके। अब देखो इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि एक है प्रतिरोध R1, दूसरा कितना है R2। R1 है तो त्रिज्या क्या होगी भाई, R1²। R2 है तो ये क्या हो जाएगा भाई, R2²। तिरछा है तो ऐसा ऊपर जाएगा ना। R1 का मान दिया इन्होंने 5 ओम, R2 का मान दिया 20 ओम। काटा तो कितना है भाई, 1/4। R2/R1 बराबर क्या होगा, वर्गमूल लोगे। ए का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2। तो पूछे R1 अनुपात R2 क्या है, 2:1 भाई। R2 ऊपर है ना, R1 नीचे वाला है ना। 2:1, 2:1 ऑप्शन पहला है। और हमने वैसे भी किया था, जब त्रिज्या को दुगुना करते हैं तो एरिया हमारे पास 1/4 होता है, ये देखा था ना। तो देख लो। अगला सवाल है इनका, वो अच्छा सवाल है। एक्चुअल में ये सवाल सीधा प्रतिरोध का नहीं है, इंसुलेशन प्रतिरोध का है। प्रतिरोध और इंसुलेशन प्रतिरोध में बेसिकली अंतर होता है कि हमारे पास जो इंसुलेशन प्रतिरोध है, प्रतिरोध नहीं, इंसुलेशन प्रतिरोध है, वो हमारे पास लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के क्या होता है भाई, समानुपाती। ये होता है।
इन्होंने इंसुलेशन प्रतिरोध के बारे में पूछा है। तो देखो R1 R2, R2 नीचे आया तो L2 कहां जाएगा? ऊपर। L1 कहां आ गया? नीचे। R1 है इंसुलेशन प्रतिरोध, पहले था हमारे पास 250 यानी 250 मेगा ओम। R2 का मान है जो ज्ञात करना। पहले L1 था 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। अब उन्होंने कहा कि लंबाई है जो है 200 मीटर। कितने मीटर है? 200। ठीक बात। 200 को इससे काटा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 से गुणा हो जाएगा। तो R2 बराबर 5 गुणा 250 मेगा ओम बराबर कितना आएगा? 1250 मेगा ओम। ठीक है। एक है तीसरा सवाल। नीचे दिए गए परिपथ में ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें दिक्कत क्या है मुझे समझ में नहीं आया। क्या समस्या क्या है? एक ओम उत्तर होता है, आंसर क्यों गड़बड़ था? क्या था? 2 दे रखा था तो गड़बड़ी है। एक ओम आएगा। अगला सवाल है। अगले सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है? बी। तो बताइए आर ए बी का मान क्या है? तो देखो ये 2 और एक का कितना हो गया भाई? आधा। प्लस इसका भी क्या हो गया? आधा। आधा और आधा कितना हो गया? इसीलिए करिए, तो कोई है ही नहीं, सवाल आसान है। अगला जैसा सवाल आपने मेरे से पूछा मैंने करवाया आपकी क्लास के अंदर। आप पता नहीं क्या कर रहे थे, नींद वगैरह ले रहे होंगे। उस समय एक बच्चे ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि इसका उत्तर है जो 460 ओम से अधिक आएगा। कितना आएगा वो फिक्स नहीं है। वही सवाल लेकर आए। इन्होंने कहा कि भाई तुल्य प्रतिरोध 500 ओम है और इसका आर का मान क्या? ऑप्शन है 10 ओम, 0 ओम, 40 ओम, 30 ओम। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है उत्तर तो 460 ओम से है। अरे इसमें जीरो है ही नहीं उत्तर। मतलब जीरो ऑप्शन, आपने ऑप्शन डाला है, जीरो उत्तर नहीं है। किसने दे रखा? लाओ रामायण लाना भाई। अरे भाई देखो, देख लेते हैं। जीरो? अरे दादा वो मैंने पढ़ा दिया, वो मैंने करवा दिया। अब बात वो नहीं है, बात है केवल त्रुटि की। सवाल की तो बात रही नहीं ना, सवाल तो मैंने करवा ही चुका हूं। सवाल तो करवा ही चुका हूं। कितना नंबर सवाल है भाई? उसमें नीचे जाकर लेकर आओ 6500 सवाल वाली रामबाण। कहां से लाओगे? नीचे पब्लिकेशन से।
6500 वाली। ये मिल गए मिल गए मिल गए, मतलब इधर आ तू। हाँ, तू फिर तू ले या तू पुरानी वाली की डिमांड करेगा तू। हाँ, यही सवाल है। क्या है उत्तर? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर है इसका 400। इसीलिए मैंने पुरानी वाली मंगवाई है। मैंने कहा क्या पता पुरानी वाली में खोटा कर रखा हो। अभी भी मुझे विश्वास तो हो नहीं रहा है। मैंने मंगवाई इसीलिए नहीं। कि भाई हमने इतनी छोटी मिस्टेक हमने नहीं की होगी, फिर भी हो गई तो चेक कर लेंगे छपने में। बाकी ऐसे होने की ज्यादा गुंजाइश तो नहीं है। अगला सवाल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या दिक्कत आई? दो 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 है तो 2/3 प्लस 2 प्लस 2/3। 2/3 प्लस 2 बराबर 10/3। 2/3 प्लस 2 कितना हुआ? 10/3 ही हुआ है। गणित के महारथियों, यही हुआ है। हाँ तो 10/3 ही होगा। इसमें क्या दिक्कत है? ये रे तीन दो थे समांतर में तो 2/3 हो गया। ये तीन दो समांतर में 2/3 है। ये बीच में लगा हुआ दो। 2/3 प्लस 2 ये तो 10/3 हुआ। ऑप्शन में है ना 10/3 तो। चलो अगला सवाल है। एक चालक तार जिसका आकार बेलनाकार है, लंबाई एल, त्रिज्या आर है, पदार्थ से बड़े दुगुनी लंबाई और आधी त्रिज्या वाले चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? देखो भाई पहली बात तो ऐसा है कि होगा, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं ना, उत्तर तो एक ओम ही आएगा। क्या पता कहाँ दे रखा है। मैंने आपको बोला था मुझे विश्वास आपके ऊपर है नहीं। आपके पास यही है 6500 वाली। इसमें रहा ये ऑप्शन डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, जीरो में इसमें भी नहीं है। नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं, नहीं अब बात एक और है कि तुम जीरो लिख के कहां से लाए हो? जीरो तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। हाँ, सवाल ये है अब। है मिस्टेक हो जाए तो हो जाए, क्या दिक्कत है? और आपका क्या था? एक लास्ट वाला था ना? लास्ट वाला तो मिला ही नहीं था मुझे। वो कहीं और है। 10th क्लास की किताब में है ये सवाल।
और उसमें 0.5 दिया हुआ है। अब है ना, मेरा शक बढ़ता जा रहा है। पिछली बार है ना मेरा शक तेरे ऊपर नहीं था, मेरा मेरा जो ना मेरा खुद के ऊपर विश्वास था। मैंने कहा यार किताब में ये गलती तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए किताब मंगाई। अब तो मुझे तेरे ऊपर शक हो रहा है। शक ये हो रहा है कि तू ढंग से प्रश्न पढ़ता नहीं है, ये लिखता नहीं है, ये उत्तर देखता नहीं है। कौन सी बुक? तो पुरानी वाली 10वीं वाली तो हम नेट से डाउनलोड कर लेंगे, 1 मिनट में सवाल निकाल देंगे। एनसीईआरटी इतनी गलती छोटी क्यों करेगा? क्या? किसमें? दर्पण में? हाँ? उसमें पर्सन ऊपर के लाइन लिखी हुई होगी अलग। मैं माता बॉडी इरस का तो 0.5 है नहीं, 10वीं वाले तो गलती मेरे हिसाब से तो ऐसी इतनी करनी नहीं चाहिए। एनसीईआरटी इतनी छोटी गलती क्यों करेंगे कोई? क्या हो सकता है? एक जो सवाल लेकर आया है, एक चालक तार जिसका आकार बेलनाकार है, इसकी लंबाई एल और त्रिज्या आर है। यदि पदार्थ से बने दुगुनी लंबाई और आधी त्रिज्या वाले चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन दिया 4 ओम, 6.5 ओम, 7 ओम और 8 ओम। देखो कि पहली बात तो ये सवाल है जो गलत बात कह रहा है, अच्छी बात नहीं कह रहा है। अच्छी बात इसलिए नहीं कह रहा है कि आप मेरे से पूछे कि प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा तो मैं बता दूंगा कि भाई लंबाई को आपने दुगुना किया तो प्रतिरोध 2 गुना हुआ। फिर आपने कहा कि त्रिज्या को आधा किया तो मैं कहूंगा एरिया 1/4 गुना हुआ, प्रतिरोध 4 गुना हुआ। भाई त्रिज्या आधी करोगे तो प्रतिरोध कितना गुना होगा? 4 गुना। तो प्रतिरोध एक बार तो त्रिज्या आधी के कारण 4 गुना हुआ, लंबाई दुगुनी के कारण 2 गुना हुआ। 4 × 2 टोटल कितना गुना हो गया? प्रतिरोध 8 गुना। तो उत्तर तो मैं ये बता सकता हूं 8 गुना होगा, है ना। मैं ये कैसे बता सकता हूं कितना ओम होगा? पहले ओम देखो तब बताऊंगा ना। पहले यदि 1 ओम था अब 8 ओम होगा, पहले 2 ओम था तो अब 16 ओम होगा, पहले 3 ओम था तो अब 24 ओम होगा। कितना ओम होगा मैं कैसे बताऊंगा? मैं ये बता सकता हूं 8 गुना होगा। ये तू ओम कहां से लिख के लाया? सवाल ये है गुणा ही है। आपको कैसे पता? गुणा ही था तो तूने ओम लिख दिया जल्दबाजी में। ऐसे जल्दबाजी मत किया करो, सवाल पूछो, सवाल आगे लाया करो। तो ऐसे लाया करो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में सवाल लेके आ रहे हो, सवाल 2 बार देख लाया करो, क्योंकि सवाल का ही तो पोस्टमार्टम करना है इधर। भाई हम आपके कोई सा भी डाउट है सारा डाउट लेते हैं, इसका मतलब क्या? सवाल का पोस्टमार्टम तो होगा इधर। सवाल 2 बार पढ़ के लाया करो। पहला तो ये कह रहा है कि देख लंबाई के समानुपाती होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब आपने लंबाई को 2 गुना किया है तो प्रतिरोध कितना गुना होगा? 2 गुना। ठीक है। दूसरा है कि जो प्रतिरोध है वो हमारे पास एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है जो प्रतिरोध है वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब आपने त्रिज्या को आधा किया है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई? 1/1/2 का स्क्वायर। अब बताओ कितना गुना जाएगा? तो आप कहेंगे प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। और ऐसा हमने कर रखा है। ठीक है। एक तो लंबाई के कारण प्रतिरोध 2 गुना और त्रिज्या के कारण प्रतिरोध 4 गुना। कुल मिला के प्रतिरोध कितना हुआ भाई? 2 × 4 बराबर कितना गुना हुआ? 8 गुना। हो गया? आया नहीं है समझ में? मैं त्रिज्या विज्या के केस तो बचा चुका हूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। गोली मारो सवाल कोई। हमने कहा था टाइम पे सवाल दे दो, सवाल दे दो, सवाल दे दो। हमने कहा था बाद में नहीं लेंगे, हम इसीलिए कह रहे थे क्योंकि हमें पता है कि धीरे धीरे नए नए भूत जागेंगे, फिर ऐसे होता ना। इसलिए मैंने कहा था जो है ले आओ, जो है ले आओ। मैं एक एक सवाल का उत्तर दे रहा हूं, इसका मतलब क्या? मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता।
मुझे सवालों से कोई आपत्ति ही नहीं, सवाल तुम कहीं से कोई लो, हो जाएगा तो मैं करा दूंगा, नहीं होगा तो मैं सीख लूंगा, और क्या होगा। यही तो होता है। आप मेरे से 100 सवाल पूछोगे तो 98 या 99 सवाल तो मैं करूंगा, एक दो ऐसा आ भी जाएगा तो मैं सीख दूंगा कि यार ऐसा कैसा सवाल बन गया, ऐसा बनना तो नहीं होता है। किसी ने कोई नया सोच के बनाया भी होगा, बना भी तो सकता ही है। किसी को कोई माइंड चले एकदम नया बना दिया तो बना ही सकता है। तो ऐसा कोई आएगा तो सीख जाएंगे, क्या दिक्कत है। सवाल से हमें कोई आपत्ति है ही नहीं। सवाल तो हम बैठे बैठे आपको सारे गणित के उत्तर दे दें। सवाल से क्या, रीजनिंग पढ़ा दें, रीजनिंग पढ़े हैं। किसी वायर का प्रतिरोध ताप गुणांक है 0.00125, 300 केल्विन पर 1 ओम है, तो वायर का प्रतिरोध 2 ओम कितने पर होगा, वो होगा 1100 केल्विन पर होगा। हम देखते हैं। देखो कि ऐसा है, शायद तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये लिखाना भूल गया, ताप गुणा का सूत्र नहीं लिखा होगा। हाँ, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये हमारे पास ताप गुणा का सूत्र होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास नहीं, मैं लिखना भूल गया होगा, मुझे लिखते ही सवाल देखते याद आ गए, मैं लिखना भूल गया होगा। R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब ये कह रहा है कि साहब T1 बराबर 300 केल्विन है। कितना है, T1 बराबर 300 केल्विन है, तब हमारे पास प्रतिरोध का मान है जो 1 ओम है। प्रश्न ये कह रहा है T2 का मान क्या होगा जब हमारे पास प्रतिरोध का मान 2 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, जबकि अल्फा का मान ये दे रहा है 0.00125। ये मामला है। ठीक है, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो R2 का मान कितना है भाई, 2। R1 का मान कितना है, 1 इंटू 1 प्लस अल्फा का मान कितना है 0.00125। T2 का मान क्या है भाई, ज्ञात करना। T1 का मान कितना है, 300। ठीक मान, अब इसको सोल्व करोगे T2 का उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा ही, उत्तर ही आएगा, और क्या आएगा इसमें, सोल्व करने पर नहीं आएगा, आएगा। आएगा तो देखो 2 बराबर 1 प्लस 0.00125 T2 माइनस 300। तुम ब्रैकेट ब्रैकेट देकर डरो मत, गुणा तो 1 से किया ना, तो कुछ गुणा थोड़ी हो गया। अब इस 1 को पक्षांतरण करके इधर घटाएंगे, 2 में से 1 घटाए कितना आया, 1 बराबर क्या आया 0.00125 T2 माइनस 300। गड़बड़ तो नहीं हुई, बताओ। T2 माइनस 300 है, ये है, मैं 1 बट्टा ये कर दूं क्या, 0.00125, 1 से काटा तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 125 का 1000 में भाग जाता है 8 बार, 2 पीछे 0 बचेगा, 800 हो गया। T2 बराबर क्या हो गया, 800 प्लस 300 बराबर कितना हुआ, 1100 है। लिख लो लिख लो, ताप गुणांक का न्यूमेरिकल हेडिंग डाल देना। और किसका न्यूमेरिकल भाई, ताप गुणांक का ही तो है, ताप गुणांक का न्यूमेरिकल है। हाँ, अच्छा ऐसा है, एक हम आगे पढ़ेंगे तो भी मैं आपको बताता हूं, जब कभी तापांतर आए ना तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस से कोई फर्क नहीं पड़े। कैसे, मैं आपको समझाऊं, ध्यान से देखना। तापांतर में देखो, केवल यदि ताप का पूछे तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना ही पड़ता है, जो आपने पढ़ा होगा कभी। लेकिन तापांतर में कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, कि जैसे मान लो एक कमरे का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस दिन में, सुबह के टाइम था 20, बता अंतर कितना हुआ, सही बात।
30 डिग्री सेल्सियस था, तो बता केल्विन में कितना हुआ? 303। 20 डिग्री सेल्सियस था तो कितना केल्विन हुआ? 293। अंतर किया तो इसका भी कितना आया? और हम यहां पर क्या कर रहे हैं? अंतर में डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कोई फर्क है नहीं पड़ता। आपके सारे डाउट्स करवा दिए हमने प्रतिरोध के। ले आ तेरी भी आत्मा दुखेगी फिर कि मेरा उत्तर नहीं दिया। किसी में हो ना, अपन सब करा देंगे, तो इसमें करूं क्या मैं? ये सवाल पूरा लिख, तो सवाल अधूरा लिख के दे रहा है मुझे। अभी अभी क्या है? ये खुद कह रहा बराबर है, बराबर है तो संतुलित ही है। यदि मान लो आमने सामने की भुजा व्हीट स्टोन ब्रिज में बराबर होती है गुणा, तो बताओ संतुलन होता है क्या? संतुलन है, संतुलन। ये तो बराबर तो खुद करके दे रहा है, अब क्या करूं? धारा का मान तो निकाल भी तो नहीं सकते हैं? देखो सवाल समझ के बाहर नहीं है, इसमें क्या है कि आप समझ के बाहर हो। आप ने मुझे वोल्टेज दे रहे हो, ने मुझे प्रतिरोध दे रहे हो, मुझे कह रहे हो धारा निकालो, अब मैं मंत्र से निकालना जरा। पेपर आपके पास है तभी दे दो ना। किस में निकले प्रिंट? कब? कल निकले थे, अभी निकाल दो वापस। कल ही डाली थी। हाँ भाई, धारा कहां से निकाल? पहले मुझे यहाँ तो वोल्टेज दो, यहाँ करंट दो, तुम तो कोई नहीं दे रहे हो कि धारा निकालो, कहां से निकालू मैं? गैल्वेनोमीटर में पर धारा पूछा क्या? तो वो तो बैलेंस में जीरो है, तो उत्तर तेरा सही हुआ कि नहीं हुआ? आंसर की कल देखी कि नहीं देखी? उत्तर जीरो ही था। तो वो तो मैंने लिखा है रखा कॉपी में आपको कि बैलेंस कंडीशन है तो गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी होगी? जीरो। खोलो कॉपी, तो यूं तड़ा है खाली, बैठो बैठो देख गैल्वेनोमीटर खोल, उसमें क्या लिखा है? मैंने बैलेंस कंडीशन नाम लिखा है एक जगह, या नहीं इससे पहले? हाँ, अब देख ऊपर बैलेंस कंडीशन लिखा, उसमें देख क्या आईजी बराबर क्या लिखा हुआ है? जीरो लिखा ना। तो जन क्यों परेशान करेगा? समझ उबारे है, कौन समझ उबारे है? लो है। हाँ, एक सवाल लिखो भाई, ये अच्छा सवाल है। सवाल लिखो, रियोस्टेट में तीसरा टर्मिनल और मेगर में तीसरे टर्मिनल का कार्य क्या है? सबसे अच्छा सवाल तो मेगर में तीसरे टर्मिनल का कार्य क्या है, लिख लो। मेगर में तीसरे टर्मिनल का कार्य क्या? ढूंढ के आना। सवाल तो अच्छा है। मेगर में तीसरा टर्मिनल है, मेगर में तीसरा टर्मिनल का कार्य क्या है, ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा हुआ है। परीक्षा में पूछा हुआ, ये 100% रामायण में है सवाल। हाँ, लिख मेगर में, पहली क्लास का टॉपर है, नहीं बोल तो रहा हूं मैं। एक्चुअल में क्या है कि ये जो आपको बोर्ड पे लिखने की आदत हुई ना, हम इतना ज्यादा बोर्ड पे तब लिखने लगे जब क्लासें लाइव जाने लगी। तो लाइव वाला कहते हैं कि सर आपने जो बोला है वो लिख दो, वो बार बार ये कहते थे, तब हमने लिखने लगे। पहले हमारे पास बोर्ड होता था व्हाइट बोर्ड, हम ज्यादा लिखते नहीं थे, हम हिसाब के लिखते थे, बाकी हम बोल लेते थे, ऐसे ही होता था ना भाई। लिखो एक लाइन में तो क्या लिखना है, लिख मेगर में तीसरे टर्मिनल का क्या कार्य है? मेगर 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 मेगर। हाँ ऐसे तो आप मुझे 2 बार 4 बार पूछोगे, मेगर मेगर मैं लिख ही दूंगा। मेगर में तीसरे टर्मिनल का क्या कार्य है, सवाल ये है।
सवाल रामायण में पूछा हुआ है, सवाल अच्छा है इसलिए मैंने आपको दिया है। आपको पूछना कुछ? फोन आ रहा है क्या? तो क्या हो क्या रहा है? फिर फोन निकाला क्यों? शर्त बाद में कर लेना। मैं किताब में पढ़ा है सवाल, मैं तो कह रहा हूं अच्छा सवाल था, इन्होंने पूछा था मैंने लिखा है, मैंने कहा बाकी भी ढूंढो, सवाल तो अच्छा है। मैं तो ये कह रहा हूं ना, अच्छा सवाल। मैं देखो, मैंने जिंदगी में सवाल ही कराए हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं सवाल के हिसाब से थ्योरी कराता हूं। इसलिए मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं आप जाके सवाल करो, क्योंकि जो स्कोर है वो तो सवालों से आना है। मेरा बेनिफिट ये है टेक्निकल में सबसे ज्यादा, सबसे पहले क्या होता था कि सारे ही थ्योरी पढ़ाते थे, किताब उठाई थ्योरी होती वो थ्योरी पढ़ा देते थे, कोई ये नहीं देखना चाहता था कि सवाल कैसे आते हैं। एक्चुअल में बताऊं, कोई नहीं देखना चाहता सवाल के बाद में देखा जाएगा। हाँ तो वो तो हमने रोल है ना हमारा। तो फिर हमने क्या है कि हमने सबसे पहले सवालों को निकाले, हमने कहा सारे आईटी के सवाल करो एक जगह, 6500 सवाल सबसे पहली बार हमने किए एक जगह, हमने एक जगह किया सवाल, फिर सवालों को पूरा देखा, फिर सवालों के हिसाब से सवाल कैसे पूछा जाता है उस हिसाब से थ्योरी पढ़ाई, तो थ्योरी भी टू दी पॉइंट आई और सवाल भी सारे कवर होते हैं। बेफालतू की कोई चीज नहीं पढ़नी है, सीधे सीधा पॉइंट चीज आती है, ये बड़ा मामला है। इसलिए कंपटीशन तो बढ़ेगा ना भाई। अब तो क्या है कि मेरे हिसाब से क्या बढ़ेगा दोस्त, दूसरा मामला है। मैं बताऊं मामला क्या है, टेक्निकल में बाकी कोचिंग वाले ये सोचते हैं कि कोटले वाला खा गया, ये सारे बच्चे ले गया, सारा पैसा यही कमा गया, इधर हमारा आने नहीं दिया यार, ऐसे ना काफी जगह चर्चा हो रही है। कोटले वाला खुद सोच रहा है बच्चे गए कहाँ, भर्ती के बाद आए नहीं नए। क्योंकि भर्ती के बाद जो बैच बन रहे हैं उससे ज्यादा बड़े बैच तो हमारे पहले बनते थे, पहले बैच इसकी तुलना में ज्यादा बड़े बनते थे। मैं नौकरी नहीं, भर्ती छोटी है ना, भर्ती छोटी है कि ना। अभी हो क्या रहा है मैं बताऊं आपको रियल, हरियाणा में भर्ती आती है 6 साल बाद। अभी लाइनमैन गई, पूरे हरियाणा में इलेक्ट्रीशियन की कोचिंग कोई थी नहीं, हरियाणा के लगभग बच्चों ने लाइनमैन वालों ने सबने हमसे ऑनलाइन पढ़ा पूरा पूरा। इसलिए आप हर क्लास में देखते हो तो कोई ना कोई हरियाणा का नया बच्चा आ जाता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, हर बार हर क्लास में कोई ना कोई आ ही जाता है, उसको घूमता फिरता कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो आके फिर कमेंट कर देता है। क्योंकि लगभग बच्चे 6500 वैकेंसी थी, तो उनमें लगभग 5000 हमसे पढ़े हुए, हमसे हमारी किताब लेके पढ़े हुए, उनका सिलेक्शन आसानी से हुआ था, क्योंकि कॉम्पिटिशन बैठे 13,000 थे और नौकरी लगी 6500 की। 13,000 बैठे या 12,000 बैठे, दो में से एक लगे थे। और 12,000 क्यों बैठे, क्योंकि उनके पहले सीटी का एग्जाम था हरियाणा वाला, तो वो पास हुए ही 12,000 थे, 40% नंबर ही 12,000 का है, और पद थे 6500, तो नौकरी आसानी से लग गई। दूसरी स्टेट वाले वहां एंट्री मार ही नहीं पाए क्योंकि सीट ही नहीं दी थी। आप मान लो लाइनमैन का फॉर्म कहीं कहीं भर दो, लेकिन सीटी का फॉर्म भरते हो क्या, तो वो सीटी पास होनी जरूरी थी, इसलिए बाकी रह गए पीछे। पहला मामला। तो हरियाणा में कोई लाइनमैन की अभी स्पेशल से कोई कोचिंग नहीं है। यूपी में कोई एक दो है जो छोटी छोटी बची हुई है, बाकी यूपी में लाइनमैन की सारी कोचिंग हो गई खत्म। ठीक है, एमपी में एक सिंगल कोचिंग नहीं है लाइनमैन की, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वास्तविकता। राजस्थान के बारे में बात करूं, राजस्थान में पहले हर जिले के अंदर छोटी मोटी लाइनमैन की कोचिंग मिल जाती थी शुरुआत में। मैं आपको रियलिटी बताऊं, थोड़े समय बाद 2018-19 के बाद में ये आया कि जो कोचिंग है 3-4 जगह मिलती है, जयपुर मिल जाती है, दौसा मिल जाती है, जोधपुर मिल जाती है, सीकर मिल जाती है, कोटा मिल जाती है, और बाकी की जगहों पर हो गई बंद। बाकी मतलब एक दो जगह और मान लो, मतलब मेन मेन जगह बची। अब ये सिनेरियो आ गया है कि कोचिंग मुख्यतः जयपुर जोधपुर इतनी बची है, ज्यादा बची नहीं है। जोधपुर में हम अकेले बचे हैं, पहले जोधपुर में जब हम आए थे पहले 3 कोचिंग थी, हमारी चौथी थी, अब हमारी अकेली है। यहाँ जब आए थे तो यहाँ 5-6 थी, अभी 2 बचे हैं, वो थोड़े थोड़े बचे हैं, बाकी चले गए। नहीं 2 बचे हैं, थोड़े थोड़े हैं, वो भी थोड़े थोड़े हैं, उनके भी कई बच्चे जाते नहीं क्योंकि सिलेबस वो पूरा कराते नहीं, सिलेबस पूरा नहीं कराते ना। धीरे समय में मैं आपको बताऊं रियलिटी, रियल बात यह है कि 6 महीने के बाद हम ही बचेंगे। हम क्यों बच रहे हैं, कारण ये है, सवाल ये है,
हम इसलिए बच रहे हैं कि हमारे ऑफलाइन से ज्यादा मजबूत ऑनलाइन है। ऑफलाइन ही मजबूत है, ऑनलाइन ही मजबूत है, किताबें मजबूत है। तो हमारे पास क्या कि सभी तरफ से पैसा आ रहा है। तो ऐसा ना मामला किराए गड़े नहीं आ रहा है, मास्टरों की तनख्वाह गड़े नहीं आ रही है, ऐसा कुछ गड़े आ नहीं रहा। हमारे पास सारा सही पैसा आता है, हम सबको बराबर रूप से दे देते हैं और बाकी बचा लेते हैं। यही तो करना पड़ता है एक्चुअल में। एक्चुअल में कोई कोचिंग बंद होना थोड़ी चाहती है। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे आते हैं कम। कम बच्चे क्यों आते हैं? क्योंकि वैकेंसियां है नहीं। वैकेंसी नहीं है तो बच्चे क्या आएंगे? कम। बच्चे कम आएंगे तो फिर किराया निकलेगा नहीं। किराया निकलेगा तो फिर मास्टर की तनख्वाह नहीं निकलेगी, तनख्वाह निकलेगी किराया नहीं निकलेगा। दोनों में माते हो जाएगा तो 3-4 महीने बाद मांगने वाले आ जाएंगे। तो फिर क्या करता है, जो कोचिंग चलाता है वो 4-6 महीना का या तो इधर से उधर से उधार लेता है या फिर घर से पैसे लाता है और 4-6 महीने की रिस्क लेता है। फिर भी नहीं मामला बैठता तो वो मामला कर देता है, एक कमरे में कर लेता है। ठीक है, फिर वो देखता है भर्ती के टाइम कुछ होगा, लेकिन अब भर्ती के टाइम तो कुछ नहीं होता। जो पहले चलता है तभी भर्ती के टाइम होता है। इसलिए अभी मामला हो गई ये। अच्छा, मैं आपको केवल इसी का नहीं बता रहा हूँ, मामला है कि राजस्थान की सभी भर्तियों के बारे में हो रहा है। जयपुर के अंदर हर दुकान के हिसाब से कोचिंग थी, अब हो गई गिनती की। बहुत लिमिटेड कोचिंग्स है। बाकी जैसे आप नाम सुनते हो बीच में, वो तो आप है ना 3 महीने बाद उस रोड से निकलोगे नाम गायब हो जाएगा। ऐसे फिक्स कोचिंग है तो अभी भी गोपालपुरा पर ही बची हुई है, वो भी लिमिटेड है। और आपको एक और मजे की बात बताऊं कि लास्ट के अभी 6 महीने 8 महीने से जितनी भी कोचिंग खुल रही है वो सारी उदयपुर की तरफ खुल रही है। कोई भी न जयपुर खोल रहा, न जोधपुर खोल रहा, न कोटा खोल रहा, न दौसा खोल रहा। क्यों नहीं खोल रहा? कारण है, इधर वाले बच्चे हो गए इंटेलिजेंट। ये कहते हैं ऑनलाइन कोर्स आएगा 1500 में, ऑफलाइन आएगा 15,000 में, अपन करेंगे ज्वाइन करेंगे लाइब्रेरी। ठीक है, तो ऑफलाइन में 15,000 20,000 25,000 देते नहीं। उधर क्या होता है कि उदयपुर की तरफ वहां पर जो कुछ जो एरिया है वो आदिवासी एरिया आ जाता है और कुछ इस प्रकार से एरिया रहता है कि जिनको पहली बार ऑफलाइन पढ़ना ही होता ही है। इसलिए अभी उधर ऑफलाइन पढ़ने का केवल क्रेज उदयपुर की तरफ है। ये मैं रियल बात बता रहा हूं। मैं कोचिंग चलाता हूँ शुरू से जोधपुर में। जोधपुर में हमारे पास इतना क्रेज होता था कि जोधपुर में भीड़ होती थी। जयपुर जितने बच्चे से ज्यादा जोधपुर हो जाते थे, इतने मतलब क्रेज रहता था। हमने पहली बार लोको पायलट में 3-4 हजार बच्चे तो हमने वहां ऑफलाइन पढ़ाए थे, जिसमें आपको हमें तो जोधपुर के एरिया के अलावा कोई जानता भी नहीं था। मतलब इतना क्रेज रहता था ऑफलाइन। अभी जोधपुर में कोई नहीं पढ़ते। जोधपुर में जोधपुर वाला आ जाते हैं इधर, बाकी जोधपुर हो गया खाली। अब आप जोधपुर में जाता हूँ ना, जैसे हमारी कोचिंग है रातानाडा में, तो मैं जाता हूँ तो रातानाडा वो रोड ही सुनी सुनी दिखती है। जैसे ऐसा नहीं होता आप होली के दिन लास्ट दिन गए थे तो आपको ये रोड कैसे दिखी गोपालपुरा वाली? नहीं, आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि जैसे आपको है ना अभी तो डेली रोड भरी हुई दिखती है, बच्चा आ रहा है जा रहा है, कोई बैग लटका रखा है, कोई हाथ में कॉपियां लेके जा रहा है। आप होली पर गाँव गए तो आपको रोड खाली खाली दिखी थी, आप आए थे अब खाली खाली दिखी थी। वो वैसे वाला माहौल वहां हमेशा हो गया है, परमानेंट। तो ये मामला है। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल मामला यही है। मैं रियल बताऊं, मैं रियलिटी इसलिए बता रहा हूं। अभी लोको पायलट की भर्ती है, ठीक है। लोको पायलट भर्ती में आप मान लो ऑफलाइन बच्चा है, टेक्निकल पढ़ा दी हमने, इलेक्ट्रिशियन पढ़ा दी, फिटर पढ़ा दी, जो पढ़ाया टेक्निकल पढ़ा दी। उसके बाद सोचो कोचिंग वाला किसको पढ़ाएगा टेक्निकल? मैं मेरा तो नहीं, छोड़ो, मैं तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो मैं आपको टेक्निकल की बात करूं, मैं बताओ किसको इलेक्ट्रिशियन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। तो टेक्निकल कोचिंग क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक बंद। हमारा क्या फायदा है? हमारा ये फायदा रहता है, कभी आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने लगे, इतना पता चला बिहार की भर्ती आ गई, हम बिहार वालों को पढ़ा दिया। हमने ऑनलाइन पढ़ा दिया ना बहुत। बिहार में भी बहुत ज्यादा एडमिशन हमारे पास है, BSPSL के। ठीक है, इतने में NVS की भर्ती आ गई, आएगी। ठीक है ना, इतने में कुछ हुआ, यूपी मेट्रो की आ गई, कभी DRDO आ जाती है, कभी बार्क आ जाती है, कभी इसरो आ जाती है, NCL आ जाती है, NFL आ जाती है, NPCL आ जाती है। वो हूं तो मैं अकेला ही मामला ऐसे है, इसलिए काम चल जाता है। बाकी कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग वालों के सीनियर हो रहा गड़बड़। ये मैं रियल बात बता रहा हूँ। ये थोड़े दिनों में वो वही माहौल आएगा जैसे हरियाणा में कोचिंग गायब हो गई टेक्निकल की, मध्य प्रदेश में गायब हो गई। गायब क्यों होती है कोचिंग? कोई गायब तो करना नहीं चाहता, सरवाइव नहीं होता है। क्योंकि जैसे गोपालपुरा बहुत महंगा एरिया है, आप कमरा लेके रहते हो, आपको पता है, हैं? तो महंगा एरिया ना,
एरिया काफी महंगा, तो इसका मतलब है रोड पर ये हॉल भी बहुत महंगे होते होंगे, ऐसा मामला, तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। मेरे पास देखो, अच्छा है। हैं? यूट्यूब से तो इतनी आती है, लाइट का बिल भर देते हैं। इतनी आती है, मैं मजाक नहीं कर रहा। लाइट का बिल बड़ा आता है, आपको पता नहीं है ना। तो आप ऐसे ऐसे मत समझना कि लाइट का बिल 3,000 आ रहा कोई। लाइट का बिल ही तो ज्यादा आता है। यूट्यूब से ज्यादा पैसा नहीं आता, किसी के भी यूट्यूब से ज्यादा पैसा नहीं होता, कोई भी कोचिंग हो। पैसा आते हैं ऐप से। हाँ, पैसा तो ऐप से आते हैं, यूट्यूब से कहाँ से पैसा आएंगे। हाँ। है? नहीं नहीं, प्रयागराज हम मीटअप करने गए थे। अभी हम जाएंगे, बिहार भी जाएंगे एक दिन मीटअप करने। ऐसे ही घूम के आ जाएंगे, मिल के आ जाएंगे। ठीक है। अब और कोई डाउट है तो पूछ लो। है? मेगर का कार्य उच्च प्रतिरोध का मापन करना। मेरा तो ऐसा है, मैं बताऊं आपको बात। एक तो मैं आपको इस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं मैथ बहुत पढ़ाता था। मैथ टेक्निकल की क्लास इतनी ज्यादा हो गई, मैं मैथ पढ़ा नहीं पा रहा। बाकी मेरे से आप मैथ का कोई डाउट पूछ लो कभी भी, मैं तुरंत करवा दूंगा। मैंने मैथ 2015 से लेके 2020 तक पढ़ाई है। 2020 में एक बेच लिया था ऑनलाइन का, और मैंने बहुत बहुत मैथ पढ़ाई। 2019 तक मैंने रीजनिंग भी पढ़ाई है। अब नहीं पढ़ा था मैं। तो मैं आपको पूछ लो, मैं यही तो कहता हूं। आपको डाउट है तो पूछ लो, कोई सवाल है वो मैं तुरंत करा दूंगा। आप फिजिक्स का भी करा देंगे। हैं? किसका सिद्धांत? हाइजेनबर्ग का। हाँ, H/4 पाई। उसको तो देखो, H/2 पाई तो तरंगों के कारण होगी ना, हो सकती है। हाँ, वो तो हो ही सकती है। ये तो हाइजेनबर्ग का नियम सिद्धांत ये कहता है कि तरंगों के केस में तो हो ही सकती है ना ये। हाइजेनबर्ग का ये हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है आपने बता रहे हो, ये आपने 11वीं में आपकी साइंस थी। हाँ। अरे मैं बता देता हूँ ना, क्योंकि ये जो पॉइंट बोला ना, ये 11वीं की साइंस में है, 10वीं वाली में नहीं होता है। नहीं, 10वीं वाली में केवल इतना ही लाइन है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत तरंगों के लिए है। किसके लिए? तरंगों के लिए। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? तरंगों के लिए। कि उन्होंने अनिश्चितता क्यों हुई, ये 11वीं में समझाया जाता है। तो आप इतना आगे कहां पढ़ने लगे हो अभी? देखो, ऐसा मामला मैं बताऊं आपको इस मामले में कि हमेशा आप एक चीज नोटिस करना। आप साइंस के हो तो आप ज्यादा जल्दी चीजें मेरी समझ हो जाओगे। जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है उसकी केमिस्ट्री बायोलॉजी खराब होती है। जिसकी केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छी होती है, जिसकी बायोलॉजी अच्छी होती है उसकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, फिजिक्स उसकी खराब होती है। जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है, केमिस्ट्री अच्छी होनी जरूरी नहीं होती, केमिस्ट्री खराब होती है। और जिसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों अच्छी होती है, वो फिर आईआईटी और एनआईटी में जाता है। आईआईटी और एनआईटी में नहीं जाने का कारण इतना ही है। जैसे मान लो मैं पीसीएम से हूं, मेरी मैथ अच्छी थी, फिजिक्स अच्छी थी, मेरे नंबर किस में नहीं आए? केमिस्ट्री में। इसलिए मैं आईआईटी में नहीं गया। फिर मैं एमटेक करने एनआईटी में गया, मेरी केमिस्ट्री अच्छी होती, मैं आईआईटी में चला जाता। रोड़ा किसका है था? केमिस्ट्री का। जो ये बायोलॉजी वाले, पीसीबी वाले हैं, उनकी बायोलॉजी अच्छी होती है, केमिस्ट्री अच्छी होती है, उनकी फिजिक्स होती है घटिया, इसलिए वो डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। अच्छा, दोनों में कारण क्या है? बायोलॉजी और केमिस्ट्री में याद करने की चीजें ज्यादा है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट की चीजें ज्यादा है। दोनों के दिमाग एक तरीके से दौड़ते नहीं है। जिसकी गणित अच्छी होती है उसका जीके खराब होता है, जिसका जीके अच्छा होता है उसका गणित खराब होती है, क्योंकि माइंड के दो अलग अलग भाग काम करेंगे। लपड़ा यही है वो। इसलिए केमिस्ट्री वाले सर ने कह दिया होगा। ऐसा है, मैं बताऊं, ऐसा है क्या है कि अब तो केमिस्ट्री वाले सर भी बहुत सारे हैं जो अलग अलग जगह, सभी सर ध्यान रखते हैं। पहले केमिस्ट्री की किताब के अंदर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये लिखते ही नहीं थे कोई। ठीक है, वहां उनके ये लिखा जाता था। केमिस्ट्री में ये लिखा होता है,
तो एक बच्चे ने पूछ लिया था कि सर इलेक्ट्रॉन का, उन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है, तो एक बच्चे ने कहा सर 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं जब पढ़ाता हूं मैं दोनों लिखाता हूं, जैसे आपको भी मैंने पढ़ाया है तो मैंने दोनों लिखाया। मैंने कहा क्या पता तू, मैं ये लिखाऊंगा तुम सोचोगे ये नहीं आया। केमिस्ट्री में यही है, ये है ही नहीं। अच्छा, दोनों में पढ़ने का तरीका भी तो अलग अलग है ना, इसलिए बाकी होता तो दोनों ही है ही, मेन सिद्धांत तो दोनों में काम करता है। और कोई डाउट है तो पूछ लो। फिजिक्स का मतलब फिजिक्स का क्या डाउट पूछोगे आप, मैथ का पूछ लो, रीजनिंग का पूछ लो, टेक्निकल का पूछ लो, कोई भी डाउट पूछ लो। त्रिकोणमितीय मान है, साइन का मान 0 से 1 के बीच में ही क्यों होता है? इसका कोई कारण तो है नहीं मुझे, 0 से 1 के बीच में ही होता है क्योंकि है ये तो जो त्रिकोणमितीय निर्माण की गई तो उस हिसाब से की गई है कि जो आपकी वेव चलेगी, साइन की वेव तो ये चलेगी, कोस की वेव ये है, और टेन की वेव ये है। ये टेन की वेव है ना, टेन की वेव तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है, ये समझा देंगे। तो देखो ये वेव का फर्क है भाई, साइन कोस और टेन, टेन माइनस अनंत से प्लस अनंत तक आता है, वो तो त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ उस हिसाब से हुआ होगा, कोई फिक्स स्पेसिफिक कारण तो नहीं होगा। एक सवाल इनका बहुत आसान सा सवाल है, √13 का मान है 3.605, √130 का मान है जो हमारे पास 11.40। अब इन्होंने आवाज नहीं, इन्होंने पूछा 1.3 का, प्लस पूछा 1300 का, प्लस पूछा है 0.013 का। इसका मतलब है कि ये परीक्षा वाला आपसे अब 13 वेरे का मान नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि अब तुम्हें 10 का गुणा करना सही आता है कि नहीं आता है। इस प्रश्न का मतलब तो इतना ही है, 10 से गुणा आपसे चाह रहा है कि 10 से गुणा आपको करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो कि √10 का मान यदि आपको निकालना पड़े तो आपको जोर आएगा, क्यों निकालोगे? √100 में आपको कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मान कितना होता है 10, तो अपना फोकस 100 पर जरूर होना चाहिए, 10 पर फोकस नहीं होना चाहिए। तो देखो कि मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया क्या है 10, मैंने कहा मेरा फोकस 10 पे नहीं है 100 पे है, 100 करूंगा तो एक जीरो यहां जोड़ूंगा तो एक जीरो यहां भी जोड़ूंगा, तो बताओ ऊपर क्या होगा 130, 130 का वर्गमूल कितना होगा 11.40, और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, हो गया। मुझे काम में यही लेना है। अगला क्या भाई, मेरे पास क्या है 1300, 1300 √13 गुणा 100 है कि नहीं है? बताओ √13 का मान कितना है, √13 का मान बताओ, और 100 का मान कितना होगा, सॉरी रूट हटा दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, रूट हटा दिया, रूट हट गया कि नहीं हट गया, बस प्लस। अब 0.013, अब देखो पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाए तो नीचे क्या है 1000। अब मैंने कहा 1000 से तो अपना कोई रोल ही नहीं है, 10,000 कर दूं मैं, 10,000 करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 130, 130 का तो मान आ गया 11.40, 10,000 वर्गमूल क्या हो गया 100। बस ये चाह तो यही रहा था ना, गुणा कैसे करेंगे, अब तो हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें जैसे पॉइंट हटाएंगे 13 मिलेगा, 13 मिलेगा तो नीचे मिलेगा 10। वो कह रहे तू 10 का मान कहां से लाएगा, हम कहेंगे 10 का लाएंगे नहीं, हम तो 100 का लाएंगे। एक नीचे जीरो और जोड़ा, ऊपर जीरो जोड़ा, तो ऊपर क्या होगा 130, नीचे क्या होगा 100, 100 का वर्गमूल कितना है 10, और 130 का तो दिया हुआ है। लॉजिक कितना ही था, 21। निम्नलिखित संख्याओं के घन निकालें, घन निकालें, घन घात 3 होती है, गुणा कर दे 3 बार। गुणा में टाइम इतना नहीं लगेगा, पहली बात। देखो
घन के लिए तुम्हें ट्रिकें कोई सीखने की आवश्यकता है नहीं, बेफालतू से ट्रिकें सारी सीखनी पड़ती है वर्ग के लिए। वर्ग एनी टाइम काम आता है, घन तो सवाल पूछेगा उतना ही काम आएगा। आप टोटली निकालो, घन का तो कार्य कितना सीखना होता है। घन घन मूल निकालना, आप घन मूल निकालना आपने सीखा है तो केवल पूर्ण घन का सीखा है, दशमलव वाले का सीखा है क्या? कोई नहीं सीखते, जरूरत ही नहीं है। पूर्ण घन का तुरंत चुटकियों में निकलता है, इसलिए तो कोई सवाल नहीं हुआ, घन तो आसान हुआ। क्या ले दो भाई, आंसर तो ढूंढने को कहा है पता है? और क्या, मैंने कहा अच्छा सवाल है, आंसर ढूंढो। अगला सवाल ये सवाल है 23 नंबर, किसका डाउट है? देखो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अरे ऐसा कुछ नहीं है, सवाल है आसान सा, तुम सवाल को ले नहीं रहे हो ध्यान से। देखो 0.1 का स्क्वायर, आवाज नहीं, 0.1 का स्क्वायर और 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर, यही है ना? बट्टा बट्टा इन्होंने लिखा है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.00009 का स्क्वायर। ये प्रश्न देखते हैं आपको ये पता चल गया कि लड़ाई सोल्व करने की नहीं है, लड़ाई 10 की है, केवल दशमलव इधर उधर का मामला है। यहां है ना, तो हमारे पास 0.1 इधर क्या है, इधर खिसका दें 1 दशमलव को, इधर कब खिसकाएंगे? जब अंदर किससे गुणा होगा भाई? 10 से। अंदर 10 से गुणा होगा तो बाहर कितना निकलेगा? 100। तो मैं एक काम करता हूं, इसको है ना 100 से गुणा करता हूं, ऊपर नीचे कर दिया 100 से गुणा। देख लो भाई, अभी तक तो कोई गड़बड़ हुआ नहीं। अरे 100 से ऊपर नीचे गुणा ही तो किया है, ठीक है। अच्छा अब 100 है, 100 हमारे पास क्या होता है? 10 का स्क्वायर। अब देखो देखो 100 है, 100 गुणा 0.01 का स्क्वायर, सही है। 100 को मैं क्या लिख दूं? 10 का स्क्वायर गुणा 0.01 का स्क्वायर, सही लिखा। बराबर क्या हुआ? 10 गुणा 0.01 का होल स्क्वायर बराबर 0.1 स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? ये 0.1 स्क्वायर ऊपर वाला है। इसका मतलब इस 100 को मैं इससे गुणा करूंगा, इस 100 को मैं इससे भी गुणा करूंगा, इस 100 को इससे भी गुणा करूंगा। इस 100 को मैंने इससे गुणा किया तो ऊपर वाला बन गया, तो इसका मतलब ये और ये पूरा कट गया। ऊपर क्या बचा? केवल 100 का वर्गमूल 10, बस। कैसे भी हो, देख हवा में नहीं, सवाल दे किधर ही खिसका देंगे पॉइंट। लो आ जाओ आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। 32वां, 32वां में क्या दिक्कत है? दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग यह है, देखो पहली बात तो आवाज नहीं भाई, सवाल है 18 प्लस 8 रूट 5 है, यही ना 32वां? 8 रूट 5 है तो 8 रूट 5 नहीं करना अपन को, 2 रूट 5 कर, 2 करना है। तो 2 यहां करूंगा तो आगे क्या जाएगा? 4, 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16, 16 पंजे क्या हो गया? 80। अब बताओ जोड़ने पे तो 18 हो, गुणा करने पर 80 हो, 10 इंटू 8, 10 और 8 होते ना, तो आप कहेंगे रूट 10 प्लस रूट 8, ये इसका उत्तर होता है। अभी तक तो सीधा सीधा। अब इन्होंने कहा दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग ये है, इसका मतलब एक पूर्णांक 10 है और दूसरा क्या है? 8। वर्गमूल का योग क्या गया? ये। तो उनके के उन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या? 10 के स्क्वायर क्या होगा? 100, 8 के स्क्वायर 64, उत्तर हो गया 164।
अब ठीक है, टाइम हो गया भाई, आगे जाओ। अब गड़ा इतना ही पड़ा। 9:01 हुई, अगले क्लास में नहीं देखेंगे, अब कल देख लेंगे ना। कल किस चीज की है मुझे नहीं पता कब है। हम इस वीक में कोई छुट्टियां नहीं रख रहे, स्कूल में 3 दिन की छुट्टियां हैं। स्कूल में तो 3 दिन की छुट्टियां, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है पता नहीं किस चीज की, लेकिन है जो भी है, हमारे यहाँ कोई छुट्टी। फिजिक्स हम चालू कर रहे हैं 4 दिन 5 दिन बाद।